हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट्स फॉर आईक्यू। अपनी सीरीज में हम एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो हमारे सेक्शन 20 तक कंप्लीट हो गए थे, एडमिशन वाला पार्ट हमारा चल रहा है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 से। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 17 में क्या हुआ भाई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 17 में क्या हुआ कि डेफिनेशन दी गई कि भाई एडमिशन क्या है, स्वीकृति क्या है। क्लियर। उसके बाद में उसमें ही साथ में बता दिया कि स्वीकृति कौन कर सकेगा, जो इसमें के बाद में जो व्यक्ति बताए गए हैं और जो परिस्थितियां होंगी वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या किया जा सकता है, एडमिशन किया जा सकता है। वो ये बात कहाँ से कहाँ तक बताई भाई, 18, 19, 20 में बता दी ये बात, है ना। 18 में बता दिया कि पक्षकार कर सकेंगे, पार्टी कर सकेगी, उनके एजेंट कर सकेंगे, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो वो कर सकेगा, किसी का इंटरेस्ट है तो वो कर सकेगा, और कोई ऐसा व्यक्ति भी कर सकेगा जिसका इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया हो। क्लियर है। सेक्शन 19 में क्या बताया कि भाई उनके विरुद्ध क्या होनी चाहिए, जो एडमिशन होगा उनके विरुद्ध साबित किया जाना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे ऊपर क्या है, 10 लाख रुपए का कर्जा है ना, तो मैं क्या है अपने अगेंस्ट में क्या कर रही हूँ, एडमिशन दे रही हूँ, अपने अगेंस्ट में कोई बात बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 20 कह रहा है कि जो निर्दिष्ट होंगे, अगर मैं किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करूं, किसी व्यक्ति को बोलूं, अगर कोई मुझसे कुछ सामान खरीदने आ रहा है और मैं किसी व्यक्ति को बोल दूं कि भाई जाके उससे पूछ लो कि मेरा सामान कैसा है, तो वो क्या होगा, जो वो व्यक्ति कहेगा तो वो वाली बात क्या होगी, एडमिशन मानी जाएगी, है ना। सेक्शन 20 में हमारी ये बात कह दी। फिर सेक्शन 21 क्या करता है भाई, एक जनरल रूल देता है। क्या जनरल रूल, कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग डैम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ, कि जो स्वीकृति करेगा, स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। कि भाई देखो ये बात क्या कह रहा है, कि बात वो रेलिवेंट होंगी जब वो उनके विरुद्ध जा रही है ना, उनके विरुद्ध ही साबित की जा सकेंगी। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है, तो ये बात कहाँ पर हो गई, मेरे अगेंस्ट में हो गई, है ना, मेरे अगेंस्ट साबित हो रही है, क्योंकि अब मुझे वो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो स्वीकृतियां क्या होती है, उन्हें करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित की जाती हैं। क्लियर है। सबसे पहले दे दिया भाई ये जनरल रूल। यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि हमेशा स्वीकृतिकर्ता या प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होगी, कि भाई जो एडमिशन है वो ऑलवेज रेलिवेंट अगेंस्ट द पार्टीज और अगेंस्ट द एजेंट। क्लियर। सबसे पहली बात कह दी इसने, ये बात हुई हमारा जनरल रूल। लेकिन सेक्शन जो 21 है, जनरल रूल देने के बाद में साथ में ही एक्सेप्शन भी दे देता है। 3 एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर जो स्वीकृति कर रहा है, जो एडमिशन कर रहा है, वो उसके फेवर में भी यूज की जा सकती हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि वो एक्सेप्शन कौन से हैं, वो कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है। और ये वाला सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंस के लिए भी, ठीक है, और प्री के लिए भी। तो आपको बहुत अच्छे से ये देखना है, डिस्कस करना है अपने दोस्तों से, ठीक है, समझना है बहुत अच्छे से आपको। एक्सेप्शन 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि वह कथनकर्ता की मृत्यु हो जाने पर धारा 32 से सुसंगत होता है, तो ऐसी दशा में किया गया है, तब पक्षकार की मृत्यु ना होने पर अपने पक्ष में वो प्रयोग कर सकता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई एडमिशन किया गया है, ठीक है, कोई एडमिशन किया गया, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, मैंने कोई बात कही, ठीक है, तो मेरे एडमिशन किसने किया, मैंने किया, ठीक है, मेरे द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है, या तो मेरे द्वारा साबित की जा सकेगी या मेरे फेवर में कोई और पर्सन क्या कर सकता है, उसे प्रूव कर सकता है। कह रहा है कि जबकि वह इस प्रकृति की है, जबकि वो इस नेचर की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, ठीक है, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच सेक्शन 32 के अधीन सुसंगत होती, रेलिवेंट हो जाती। ठीक है। अगर ए है, ठीक, ए ने जाके कोई एफआईआर की, तो एफआईआर क्या है, कोई एविडेंस नहीं होता, है ना, सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं माना जाता है उसे। उसे किसके लिए, खंडन के लिए, पुष्टि के लिए यूज किया जा सकता है बस, है ना। तो कह रहा है कि अगर एफआईआर की ए ने जाके, क्लियर, और वो अगर मर गया होता, देखिए ये एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है, अगर वो मर गया होता, तो जो भी क्या लिखा हुआ है, जो भी एफआईआर में लिखा हुआ है, तो वो क्या माना जाता, मृत्युकालीन कथन माना जाता, है ना, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता। और डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है,
एक्सेप्टेबल होता है, बिल्कुल एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई है कि अगर वो व्यक्ति मर गया होता या मर गया है मान लीजिए, तो वो जो एविडेंस दिए गए हैं वो सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में यूज किए जा सकते थे। तो वो जो स्वीकृति है जो उसने पहले की है, तो वो क्या की जा सकती है, वो एडमिशेबल होगी। कहाँ पर? उसके अगेंस्ट नहीं, अब उसके पक्ष में भी यूज की जा सकती है। क्लियर है? वरना जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि स्वीकृतियां हमेशा जो कर रहा है उसके विरुद्ध ही साबित की जा सकती है, लेकिन अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में आ गई हैं तो वो क्या है, उसके फेवर में भी यूज की जा सकती है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि भाई जो अगर सेक्शन 14 की कुछ दशाएं आ जाएं, है ना, सेक्शन 14 की कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हो जाए तो वहां पर भी क्या हो सकता है, वो उसके फेवर में यूज की जा सकती है। अब सेक्शन 14 की कौन सी कंडीशन है आपको याद होगा कि अगर वो स्टेट ऑफ माइंड दिखा रही है, मन की दशा दिखा रही है, बॉडीली फीलिंग दिखा रही है, बॉडी की दशा दिखा रही है ना, कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो क्या की जा सकती हैं, वो उसके फेवर में भी यूज की जा सकती हैं। क्लियर है? कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का कोई ऐसा कथन हो जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनअधिसंभाव्य कर देता है। क्लियर? क्लियर है? आज में एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ डी वाला इलस्ट्रेशन है, बैरक में देख लीजिएगा प्लीज। कह रहा है कि ए चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वो चुराया हुआ है प्राप्त करने का एक एक्यूज्ड है, ठीक है, वह यह साबित करने की प्रस्तावना करता है, वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इनकार किया था। जबकि ये क्या है, स्वीकृतियां है, एडमिशन है, तथापि क्या इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि ये विवादक तथ्यों से प्रभावित उसके कंडक्ट, उसके आचरण का क्या है, स्पष्टीकरण है। क्लियर है? इसके बाद है हमारा सी वाला एक्सेप्शन। सी वाला एक्सेप्शन क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। कि भाई वो एडमिशन के रूप में तो सुसंगत है नहीं, रेलिवेंट है नहीं, लेकिन वो कोई अन्यथा किसी और कंडीशन में, किसी और कंडीशन में क्या, रेजिस्टे के रूप में सेक्शन 6 में या फिर प्ली ऑफ अलिबाई के रूप में क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या, वो उसके फेवर में यूज की जा सकेंगी। क्लियर है? जैसे कि सी वाला इलस्ट्रेशन देखिए, कह रहा है कि ए अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र क्या करता है, पेश करता है। पत्र की तारीख का कथन क्या होगा, अब ध्याय होगा, क्योंकि यदि कै की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 32 खंड 2 के अधीन ध्याय होता। देखिए ये वाला जो हमारा जो इलस्ट्रेशन है सी वाला, ये कहां से मैच होता है, एक्सेप्शन 1 से मैच होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में क्या किया जा सकता था, यूज किया जा सकता था। क्लियर? ये हो गया हमारा सेक्शन 21। आई थिंक दैट कि आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए आप इलस्ट्रेशन अपने आप से देख लीजिएगा। फिर देख लेते हैं सेक्शन 22। कह रहा है कि दस्तावेजों की अंत्य वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब रेलिवेंट होती हैं। क्या है कि व्हेन ओरल एविडेंस, सॉरी व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। कह रहा है दस्तावेजों की अंत्य वस्तु के संबंध में फॉर द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मौखिक स्वीकृति, कोई भी ओरल एविडेंस क्या है, कोई भी ओरल एडमिशन विल नॉट बी रेलिवेंट। कोई भी मौखिक स्वीकृति क्या नहीं होती, सुसंगत नहीं होती। आपने अगर 59 सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि दस्तावेजों की अंत्य वस्तु के सिवाय कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के अलावा सभी जो बातें हैं वो मौखिक साक्ष्य के से क्या की जा सकती हैं, प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना हो तो वो बात कहाँ पर बताई गई है, सेक्शन 61 में बताई गई है कि या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। क्लियर है?
तो कह रहा है कि दस्तावेजों की अंतवस्तु के संबंध में फॉर द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मौखिक स्वीकृति कोई भी सुसंगत नहीं होती। लेकिन कब रेलिवेंट माना जा सकता है, इसके साथ ही सेक्शन 22 में क्या दे दिया, कुछ अपवाद दे दिए। अब सेक्शन 22 क्या बता रहा है, इसी बात को बता रहा है ना कि दस्तावेजों के अंतवस्तु डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में जो ऑरल एडमिशन है, मौखिक स्वीकृतियां हैं, वो कब रेलिवेंट होंगी। तो कौन कब रेलिवेंट होंगी, मैंने जनरल रूल आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट कब होगी, कंडीशन देख लेते हैं कि जबकि द्वितीय साक्ष्य देने का अधिकारी हो। कब, कि जबकि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। और सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दिया जाता है, सेक्शन 65 में। तब वो क्या कर सकता है, ओरल एविडेंस के द्वारा उसे प्रूव कर सकता है। कह रहा है दस्तावेजों का असली होना क्या हो, प्रसंगत हो, ठीक है। दस्तावेजों का क्या होना हो, असली होना, क्वेश्चन टू इट्स कि वो जीनियन है, ठीक है, वो सॉरी जीनियन जेन्युइन है या नहीं है। तो जब वो क्वेश्चन राइज हुआ हो कि वो जेन्युइन है या नहीं है, असली है या नहीं है, तब इन मामलों में मौखिक स्वीकृति भी सुसंगत होगी। कह रहा है कि किसी दस्तावेज की अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ये दर्शित ना कर दे, जो कि क्या कर रहा है, उसे साबित करना चाहता है, वो ये दर्शित नहीं कर देता कि भाई ऐसे दस्तावेज की अंतवस्तु का हम क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। और जब पेश की गई दस्तावेज क्या है, खुद ही असली होना उसका क्वेश्चन मार्क लग गया कि वो असली है या नहीं है, तो वहां पर क्या दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। वहां पर ओरल एविडेंस रेलिवेंट होगा। दोनों बातें याद ही रखनी है कि जबकि सेकंड पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए क्या हो, उसके पास राइट हो। सेकेंडली कह रहा है कि जबकि जो डॉक्यूमेंट है वो ही क्या है, उसकी वो असली है या नहीं है, यही क्वेश्चन अराइज हो गया हो, ठीक है। सेक्शन 22 की ओरल एविडेंस कब दिया जा सकता है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड। साथ ही बता दिया सेक्शन 22A की इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उनके अंतर्स्तों के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, कि वैन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। देखिए जो प्री में एग्जाम पूछेगा वो यही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है वहां पर ओरल एविडेंस कहाँ दिए जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है जो ए वाले हैं, तो आपको याद रखना है सेक्शन 22A में। और एक साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि वो कब से जोड़ा गया है, तो आईटी एक्ट 2000 से जोड़ा गया है, 2000 से, है ना। तो ये बातें दोनों याद रखनी है। लिखा हुआ है वर्ष 2000 से अंतस्थापित इंसर्ट किया गया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतवस्तु की मौखिक स्वीकृति रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है, जनरल रूल। फिर उसके बाद में वही वाला क्वेश्चन आ गया, सॉरी एक्सेप्शन आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना अगर प्रसंगत हो, कि वो जेन्युइन है या नहीं है, तो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस क्वेश्चन, तो वहां क्या दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। क्लियर।